नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप भी सब ठीक ठाक होंगे। हमारा जो चैनल है यह समाज में ज्ञान की दिशा में सहयोग कर रहा है और बच्चों की जो दिमाग में जो बोधरेशन है कि हम कैसे पढ़ें उसको आसान कर रहा है। हमारा चैनल कोई किसी से पैसे नहीं ले रहा, फ्री और पोस्ट ज्ञान घर घर तक पहुंचा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और उन बच्चों तक खास तौर से फैलाएं जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ताकि वे हमारे इन वीडियो की मदद से अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। हमारा जो आज का विषय है वो है सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली, एनसीईआरटी की क्लास 8 अध्याय 5 नया सिलेबस। इसमें सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली के बारे में मोटी मोटी बातें बताई गई हैं और हम इसको तसल्ली से समझाएंगे कि ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, किस प्रकार से ये सिस्टम चलता है, कौन इसको चलाता है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसकी कमियों का फायदा उठा के लोग लाभ उठाते हैं, क्या है। तो सबसे पहले आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये बड़े विद्वान, बहुत विद्वान आदमी थे और भारत की संविधान सभा के मेंबर थे और उन्होंने आम जो है बहस के दौरान, जब संविधान निर्माण के समय बहस हो रही थी, चर्चा चल रही थी, तो नवंबर 1949 में संविधान सभा पे जो बहस चल रही थी तो उन्होंने कहा था भारत ने आम व्यक्ति पर अपार विश्वास प्रकट करते हुए लोकतांत्रिक शासन की परम सफलता प्राप्त करते हुए वयस्क मताधिकार का सिद्धांत स्वीकार किया है। इससे पहले विश्व इतिहास में कभी ऐसा साहसिक प्रयोग नहीं किया गया है। यानी कि पूरे संसार में भारत ही ऐसा देश था, उनमें से एक था जिसने वयस्क मताधिकार की प्रणाली का शुरू किया। वो ये कह रहे हैं कि भारत ने आम लोगों की बौद्धिक जो है बल क्षमता पे, इससे पहले जो भी निर्वाचन प्रणाली भारत में चल रही थी उसमें आम लोग का कोई योगदान नहीं था और अन्य देशों में भी ऐसी प्रणाली चली हुई थी जिसमें आम जनता जो है निर्वाचन प्रणाली में भाग नहीं लेती थी। महिलाओं का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी 1970 के आसपास में जाके महिलाओं को चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिला। भारत में अंग्रेजों के समय में भी सब कोई वोट नहीं डालते थे, केवल जो इनकम टैक्स देते थे 3000 तक का, उस समय पे 3000 की बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। जो 3000 रुपये आय कर देता था और जो बिजनेसमैन था या जमींदार वर्ग था वे ही जो है वोट डालने का अधिकार रखते थे, अन्य कोई वोट नहीं देता था। इस प्रकार से एक छोटा सा वर्ग था जो निर्वाचन प्रणाली में भाग लेता था। लेकिन भारत ने संविधान के समय में, जो आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर कह रहे हैं अपने इस उक्ति में, कि भारत ने आम व्यक्तियों पर अपार विश्वास प्रकट किया और लोकतांत्रिक
शासन की परम सफलता प्राप्त करने के लिए, यानी कि वो कह रहे हैं कि आम जनता के पे हमने विश्वास रखते हुए और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता प्राप्त करने के लिए वयस्क मताधिकार का सिद्धांत स्वीकार किया है। वयस्क अधिकार का मतलब क्या है? जो वयस्क हो जाए, जो व्यक्ति वयस्क हो जाए, वो सभी, चाहे वो किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जो है लिंग का है, वो वोट देगा, मत का प्रयोग करेगा। यह विश्व के इतिहास में बहुत ही साहसिक प्रयोग है और ऐसा विश्व में कभी नहीं हुआ। इस प्रकार से अब बात आती है कि इस अध्याय में ये 3 प्रश्न ही मूल हैं। यानी कि इस अध्याय की खासियत ये है कि जब शुरुआत करते हैं तो कुछ प्रश्नों के माध्यम से ये हेडिंग दे देते हैं कि इस अध्याय में जो हमारी कहानी चलेगी वो इन्हीं 3 प्रश्नों के इर्द गिर्द चलेगी। कौन सी? सबसे पहला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। दूसरा बात चलेगी निर्वाचन प्रणाली क्या है, वो समझाई जाएगी। और तीसरी ये बात बताई जाएगी इस अध्याय में कि भारत की निर्वाचन प्रणाली कैसे कार्य करती है, कैसे वर्क करती है, प्रैक्टिकली कैसे वर्क करती है। यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है और निर्वाचन प्रणाली क्या है और भारत की निर्वाचन प्रणाली कैसे काम करती है। तो सबसे पहले बात आता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। भारत का अनुच्छेद 326, भारत का संविधान का अनुच्छेद 326 ये बात कहता है कि भारत में वयस्क मताधिकार होगा। इसको बल कहां से मिल रहा है? भारत में भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 से। आगे चलते हैं, फिलहाल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को समझाते हैं कि ये सब चीज है क्या। तो अब बात आती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। तो ये सार्वभौम जो शब्द है इसका मतलब है सभी। सार्वभौम का क्या मतलब है कि सभी जो जन्म से पैदा हुए हैं भारत में, जो भारत के नागरिक हैं, भारत में पैदा हुए हैं, जिनका कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, कोई भी मजहब हो, भारत के नागरिक होने चाहिए। और जो वयस्क हो गए हैं, पहले 21 साल थी वयस्कता की, अब 18 हो गई, 18 वर्ष। तो जो 18 वर्ष के हो गए हैं, आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, जो 18 साल के हो गए हैं, वो मताधिकार का मतलब है, मत का मतलब होता है अपने राय देना, और वोट, मत का मतलब होता है राय देना, कौन किस पसंद बताना, और उसका अधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब हुआ? कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का हो गया है, चाहे उसका कोई भी धर्म जात है, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो वोट देगा। ये मतलब है। संविधान निर्माताओं ने आरंभ से ही ये निश्चय कर लिया था कि वयस्क मताधिकार को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेंचाइज, भारतीय लोकतंत्र की एक विशेषता होगी। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक मत देने का अधिकार होगा और सभी मतों की समान मूल्य होगा। यानी कि ये नहीं है कि गरीब का उन्हें वोट दे दी तो उसका अलग वैल्यू निकलेगी, अमीर की अलग निकलेगी, सबका एक जैसी वैल्यू होगी। एक वोट का मतलब एक वोट। इस प्रकार जाति, मत, नस्ल, धर्म, लिंग, शिक्षा, आय आदि के भेदभाव के बिना 18 वर्ष से अधिक आयु के
प्रत्येक भारतीय नागरिक को मत देने का अधिकार है। सार्वभौमिक शब्द यही है। मैंने जो बताया था आपको, सार्वभौमिक मत का क्या मतलब है कि सभी, चाहे अमीर है, गरीब है, किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, कोई भी लिंग है, औरत है, पुरुष है, सभी, तो वो जो है सार्वभौमिक उसको बोलते हैं। तो मताधिकार किसे कहते हैं? संविधान या सरकार द्वारा प्रदत्त दिया गया यह अधिकार है। यह विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसको विधिक अधिकार बोलते हैं। ये कहे कि हर कोई मेरा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इस पर रोक लगाई जा सकती है। अगर कोई किसी का आचरण गलत है और वो गलत गतिविधि में है, उसने हीनियस क्राइम कर रखे हैं या लोकतंत्र के विरुद्ध गतिविधि में सम्मिलित है, तो सरकार और चुनाव आयोग उसके मताधिकार पर रोक लगा सकती है, चुनाव लड़ने पे भी रोक लगा सकती है। तो इसलिए संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये विधिक अधिकार है और ये सरकार द्वारा जो है प्रदान दिया अधिकार है। अंग्रेजी में अन्य शब्द सरफेज जो फ्रेंचाइज का पर्यायवाची शब्द है। तो 1988 में जो है 18 साल 1988 तक 21 साल तक के जो है पुरुष जो या महिला जो है वो मत का प्रयोग करते थे, लेकिन 1988 में यह घटाकर 18 वर्ष कर दी। ये जो है सार्वभौमिक मताधिकार भारत के लोकतंत्र की आधारशिला है। जैसे मैंने बताया, भारत के लोकतंत्र में ये बात कही गई है संविधान में, और 326 अनुच्छेद में ये बात कही गई है। सार्वभौमिक मताधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकसभा प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा, गांव शहरों के सभी स्थानीय चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार ये होते हैं। याद रखें कि कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति की ओर से मतदान नहीं कर सकता। मत का मतलब है जिस आदमी की वोट है वो ही अपनी वोट डाल सकता है, उसके एवज में कोई दूसरा आदमी वोट नहीं दे सकता। इसका ये मतलब है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि आपको पहली बार मत देने के लिए कितने समय की प्रतीक्षा करनी होगी? अपने मत का प्रयोग करने के लिए किसी भी मतदाता का अपना निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। यद्यपि गंभीर अपराध में दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को मताधिकार से रोका जाता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो। अब ये जो अध्याय है ये गाजरों में गुठली लगाने जैसा है, यानी कि इसमें कहीं कुछ दे दी कहीं कुछ दे दी, एक तरफ से सीधी सीधी बातें नहीं बताई कि भाई लफड़ा क्या है। तो अब मैं बताता हूँ सार्वभौमिक मताधिकार क्या है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि भारत में कोई भी निर्वाचन प्रक्रिया, चाहे वो लोकसभा सदस्य की हो, राज्यसभा की हो, क्या नाम है, लोकसभा की हो या विधानसभा की हो या नगर पालिका की हो या गांव के सरपंच की हो, जितने भी या पार्षद की हो, जितने भी चुनाव होते हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, उनकी जो वोटर लिस्ट बनती है वो उसके लिए जो मिनिमम आयु है वो 18 साल की है। यानी कि जो कोई भी 18 साल का हो जाएगा, अपने आप ही एक फार्म 6 होता है उसको भरना होता है, और भरने के बाद में उसका वो पंजीकृत हो जाता है, और पंजीकृत हो जाने के बाद में, रजिस्टर्ड हो जाने के बाद में उसकी एक लिस्ट बनती है, उसको वोटर लिस्ट बोलते हैं, और वह मत अधिकार देने के लिए, प्रयोग के लिए एंटाइटल हो जाता है। तो इस प्रकार से अब इससे आगे जो है, जो इसमें बताया है कि भाई भारत में 25 मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा जो है स्थानीय निकाय जैसे न जो है वो, और में 21 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। उसमें 21 लाख जो हैं निर्वाचित प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिसमें से 13 लाख महिला हैं। ये सभी सार्वभौमिक मताधिकार के माध्यम से ही निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार विशाल कार्य का प्रबंध जो निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और सुव्यवस्थित प्रणाली होना आवश्यक है। भाई इतना बड़ा लार्ज स्केल का चुनाव है, तो कोई तो आदमी हो जो इसको संचालन करे। तो इसकी व्यवस्था भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 से लेके और 326 तक
इसमें व्यवस्था दी गई है। 324 में एक तंत्र बनाया गया है, उसको बोलते हैं चुनाव आयोग। तो इसके लिए अब आगे की जो इसमें बताया जा रहा है वो यही आधार बताया जा रहा है कि इस इतने बड़े विशाल कार्य को निष्पक्ष तरीके से प्रबंध करने के लिए एक व्यापक सुनिश्चित प्रणाली होना आवश्यक है। और इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि वह कौन कौन मत दे सकता है, चुनाव कितने प्रकार के हैं, निर्वाचन प्रणाली क्या है और यह कैसे कार्य करती है। स्वतंत्रता से पहले 13% भारतीयों को मत देने का अधिकार था और मताधिकार सार्वभौमिक नहीं था। इस पाठ्य पुस्तक के अन्य भाग के बारे में पढ़ेंगे। विश्व में बहुत पहले महिलाओं को मत का अधिकार प्राप्त करने के लिए आरंभिक देशों में से जैसे स्विट्जरलैंड में भी महिलाओं को मत देने का अधिकार 1971 में दिया गया। महिलाओं ने अनेक देशों में इस मूल अधिकार को पाने के लिए लंबी और संघर्ष करना पड़ा। इसके विपरीत प्रगतिशील संवैधानिक दृष्टि और देश की प्राचीन परंपराओं में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार स्वतंत्र भारत में महिलाओं को आरंभ से ही मताधिकार सुनिश्चित किया गया। जबकि भारत में तो जब संविधान लागू हुआ तो पहले से ही जो है वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार रखा गया। भारत में 1947 में लगभग 14% लोग साक्षर थे, पढ़े लिखे केवल 14% थे, जिसमें से 8% महिलाएं थीं। कुछ लोगों के अनुसार केवल साक्षर व्यक्तियों को मत देना, यानी जब संविधान पे चर्चा चल रही थी तो किसी ने कहा कि पढ़े लिखों को ही ये एक हमको क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए कि इतने पढ़े लिखे को ही वोट देने का अधिकार होगा, तो साक्षर व्यक्तियों को मताधिकार देना चाहिए। उस पर सामूहिक चर्चा करें और संविधान निर्माताओं की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही सार्वभौमिक मताधिकार देने को सुनिश्चित क्यों किया, इस पर भी चर्चा करें। सार्वभौमिक मताधिकार को महत्वपूर्ण होने के कारण हैं, इसमें से कुछ चीज़ें, एक चित्र दे रखा मानस चित्र उसके बोलते हैं, तो उसमें बताया गया है सार्वभौमिक मताधिकार क्यों। ये है सार्वभौमिक मताधिकार क्यों, क्योंकि सार्वभौमिक का मताधिकार का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे जात पंथ लिंग शिक्षा धन संपत्ति कितनी कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति के विचार महत्वपूर्ण हैं, हर किसी के विचार चाहे वो कैसा ही सही सबके महत्वपूर्ण विचार हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी है, सबके प्रति है, चाहे कोई अनपढ़ है पढ़ा लिखा है, इसलिए भी ये सोच के बनाया गया। और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में सभी भाग ले सकते हैं, चाहे किसी की कैसी भी सोच हो। चुनाव, इससे क्या होगा कि निर्वाचित प्रतिनिधि चुनाव में लोग इन्हें हरा सकते हैं, यानी कि कोई भी सदस्य हो, मतलब कोई अमीर हो गरीब हो कैसा भी हो, सबकी अपनी पे राय है भाई, सब अपने अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, तो जो है कोई किसी को हरा सकता है। अगर एक जैसे विचारों के होंगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी। तो अपना भविष्य निर्धारित करने की शक्ति है इसी से ही, और लोग निश्चित करने के लिए कि कैसा भविष्य चाहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व उत्तम ढंग से कार्य कर सके, कौन है ऐसा, तो इसलिए उनकी सोच के ऊपर है कि आपका भविष्य कैसा निर्धारित होगा। और नागरिकों की सहभागिता में वृद्धि होती है, इससे जो नागरिकों की सहभागिता बढ़ती है कि भाई जो जनप्रतिनिधि चुनने में आपकी भी राय ली जा रही है तो आपका भी है, तो लोग अपने इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में भाग ले सकते हैं इस प्रकार से। तो ये जो है बाधाएं पार करना, भागीदारी में सक्षम बनना, सार्वभौमिक मताधिकार सुनिश्चित करना, तो ये जो है ये तमाम बाधाएं थी, इनको पार करने के बाद में भारत में जो है ये सोची, अब बात आती है कि निर्वाचन प्रणाली पे अब चर्चा चलती है कि निर्वाचन प्रणाली प्रत्येक नागरिक का जो है निर्वाचन प्रक्रिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से भाग लेता है, जो तो लोकतंत्र फलता फूलता है। मतदान लोगों द्वारा अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है, और भारत में यह कैसे होता है। भारत एक विशाल और जटिल देश है। भारत में मतदाताओं की संख्या यूनाइटेड किंगडम यूके की तुलना में 15 गुना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रांस की तुलना में 6 गुना बड़ा है,
और भारत में भौगोलिक विविधता भी एक चुनौती है। इस प्रकार इस जटिलता को ध्यान में रखते हुए भारत में चुनाव की व्यापक आवश्यकता है, व्यवस्था की लिए बड़ी आवश्यकता है। भारत में निर्वाचन आयोग, भारत में क्या होता है, एक निर्वाचन आयोग होता है, इसको ECI बोलते हैं, वो चुनाव आयुक्त कराता है। और भारत के संविधान में इसके लिए एक स्वतंत्र निकाय बनाया हुआ है, उसको अधिकार दिए हुए हैं भारत के संविधान अनुसार ही। और हम इस अध्याय में ECI के कार्य के बारे में अधिक जानेंगे। ECI ने मताधिकार संबंधी बाधाएं हटाने और प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए दूर दूर तक जाते हैं प्रत्येक नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर पाए। वर्ष 2024 में पहली बार वृद्ध और दिव्यांग व्यक्तियों ने अपने घर में ही मतदान करने और मतदाताओं को एक विशेष वर्ग के लिए डाक से मतदान करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया। सहायता के लिए ब्रेल सक्षम मतपत्र ऐप आधारित अनुरोधों को भी संभव बनाया गया। इसमें पहिया, कुर्सियां, रैम्स आदि की व्यवस्थाएं भी सम्मिलित थीं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है इंटरनेट की वेबसाइट पर, भारत चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी आप इसकी भागीदारी के बारे में पढ़ सकते हैं, जो है कैसे करते हैं, क्या है। लगभग 2024 में जो ये लोकसभा चुनाव हुए थे, 34% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया था। आपका विचार ऐसा क्यों है कि लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करते? किन किन कारणों का उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इन प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर अपने परिवार और पड़ोस में बड़े लोगों के साथ में लघु सर्वेक्षण करें। सर्वेक्षण में निष्कर्ष का विश्लेषण करें और सुझाव के साथ उनका प्रतिवेदन लिखें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। बहुत से लोग हैं वोट डालने नहीं जाते, वो कहते इससे हमारा क्या होगा। अजी हमारे वोटों से क्या होता है? अजी लोग बाग हैं, उनकी राय ऐसी रहे, अजी उन्होंने ऐसा ही रहना, हमें तो क्या करना, हमें फिर काम से मतलब है जी, काय को चक्कर में पड़ रहे हैं, हमें ना जाए, वोट से कोई लेना देना। तो बहुत हैं ऐसे लोग। 10वीं शताब्दी के उत्तरामेरु शिलालेखों में भारत के ये जो प्रतिनिधित्व है ये मूल में है। भारत में उत्तरामेरु शिलालेखों में प्रतिनिधियों के चयन के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया का विवरण मिलता है, जिसके अनुसार ताड़ पत्रों पर प्रत्याशियों के नाम लिखे जाते थे और उन्हें पात्र में डाल दिया जाता था, फिर उन्हें सील बंद कर दिया जाता था। चयन के दिन सबके सामने उसको रखा जाता था और एक बालक को बुलाकर एक ताड़ पत्र को बाहर निकाला जाता था। इसमें से कोई भी व्यक्ति अपने खाली हाथ दिखाकर चयनित प्रत्याशी का नाम पढ़ता था। अब इसके बाद में इसमें एक प्रक्रिया को समझाने के लिए एक जो है कहानी दी गई है। अब इसको हम आगे जो है अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। कहने का मतलब ये है कि इस अध्याय में ये समझाया जा रहा है कि सबसे पहले तो बताया सार्वभौमिक मताधिकार क्या है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब होता है कोई भी आदमी, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, गरीब है, अमीर है, जो 18 साल का हो गया है, बशर्ते भारत का नागरिक हो, उसको वोट देने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। उसका एक वोटर लिस्ट होती है, उसमें नाम डलवाने के लिए उसे फार्म भरना पड़ता है, फार्म 6 उसको बोलते हैं। उसके बाद में वो भारत वोटर लिस्ट में उसका वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है। दूसरा, भारत में जितने भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वो उन्हीं 18 साल के जो लोग हैं उनके माध्यम से ही चुने जाते हैं। इतना बड़ा देश है, तो इस तंत्र को चलाने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने एक तंत्र स्थापित किया, उसको बोलते हैं भारत की निर्वाचन प्रणाली, और उसके लिए एक आयोग बनाया गया। उस आयोग को बोलते हैं भारतीय चुनाव आयोग, भारत चुनाव इलेक्शन जो है, इलेक्शन चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का क्या होते हैं, पहले तो एक ही मेंबर होता था, अब 3 स्तरीय मेंबर होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 आयुक्त होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, उसके सहायक होते हैं। और कोई स्थिति बनती है तो उसमें जो है बहुमत के आधार पर वो निर्णय लेते हैं।
उनके हाथ में सारा कुछ ये तंत्र होता है। देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त होते हैं, राज्यों में राज्य चुनाव आयोग होते हैं। राज्य चुनाव आयोग का काम जो है, जो लोग भारत के जो निर्वाचन आयोग जो हैं उनका काम होता है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कंडक्ट कराना, वोटर लिस्ट तैयार कराना, वोटर लिस्ट को शुद्धता करवाना समय समय पे, और चुनाव की प्रक्रिया करवाना, वो जो नामांकन करवाना, नामांकन की जांच करना, और फिर वोटिंग डलवाना, वोटिंग की काउंटिंग करवाना, सारा काम उसी निर्वाचन आयोग के जरिए से कराया जाता है। दूसरी तरफ होता है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग का जो काम होता है वो निकाय चुनाव कराने का होता है। उसके लिए ऐसा ही चुनाव आयोग की तरह ही वहाँ पे एक चुनाव आयुक्त होता है, और उसके दिशा निर्देश में ये सारे ग्राम पंचायत के, नगर निकाय के वोटर लिस्ट तैयार की जाती हैं। और जितनी भी नगर निकाय, नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, वो राज्य चुनाव आयोग के अधीन होते हैं। तो वो राज्य चुनाव आयोग जो है इस प्रक्रिया को करता है, और वो जो है केंद्र स्तर पे जो है और विधानसभा के स्तर पे वो भारत निर्वाचन आयोग जो है वो करता है। तो अगली वीडियो में हम समझेंगे कि ये निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे काम करती है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, रटने की कोशिश ना करें। समझेंगे तो आपके शब्द जो हैं आपके काबू में रहेंगे, रटोगे तो उन्हीं शब्दों से गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए रटें नहीं, समझें। बात को समझने से ही कामयाबी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।